नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने कल एक बात बताते समय आप सभी को रिपोर्ट किया था या बताया था कि कानून मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी, सीजेआई को चिट्ठी लिखी है और सीजेआई को चिट्ठी लिखते समय उन्होंने उसमें कहा था ये। हाँ, मैं ये बात भी आपको बता दूं, क्योंकि ये बात बताते समय मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि देखिए ये सब कुछ जो चल रहा है, इनके ये जो चिट्ठी आई है इसकी इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट दी, उसका लिंक भी मैंने शेयर किया था। कितनी उसकी वैल्यूएशन है, कितना उसमें प्रभाव है और वो चिट्ठी क्या कह रही है, क्या चिट्ठी लिखी मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के आधार पर द हिंदू ने निकाला था, इंडियन एक्सप्रेस ने निकाला था, कुल मिलाकर उन समाचार पत्रों ने जो कि हम जानते हैं अपने आप को कहते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने सबने निकाला था। ये कहते समय उन्होंने उस पर चर्चा ये भी की थी कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है, जब कॉलेजियम जजेस सीनियर मोस्ट जजेस की कॉलेजियम है तो उस कॉलेजियम में केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकता है। ये तो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ही भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि कोर्ट में जो प्रक्रिया होती है उसमें किस प्रकार से ये बात कही जा सकती है, ये बात कहने का अधिकार किसी को नहीं, या सरकार को उसमें घुसने का अधिकार नहीं है। जब तक आप जज नहीं हो जाते तब तक कॉलेजियम में कैसे बैठ जाएंगे। इस तरह की प्रक्रियाएं खूब सारे न्यूज़पेपर्स ने निकाली थी, बहुत सारी वेबसाइटों ने भी उस पर लिखा था। मैंने उसमें कहा था कि अगर ऐसा लिखा गया है वाकई में तो ये कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के उद्देश्य से लिखा गया होगा कि जब कॉलेजियम बैठती है तो कॉलेजियम में अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव रहे तो वो रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात कह सकता है और सरकार का मूड बता सकता है। इसके बावजूद वो रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई है भी तो भी निर्णय लेने के लिए इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का जो केस आया था, उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्राइम मिनिस्टर इज नॉट सफिशिएंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स ईच एंड एवरी मिनिस्टर इंक्लूडेड इन द काउंसिल। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन जब मांगी जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब कुछ मंत्री नहीं या प्रधानमंत्री अकेला नहीं, क्योंकि इमरजेंसी लगाने के लिए उस समय इंदिरा गांधी ने अकेले चिट्ठी दी थी और राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी लगा दी गई थी। उस इमरजेंसी को चैलेंज किया गया था। तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि इंदिरा गांधी के चिट्ठी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चिट्ठी नहीं माना जा सकता, इसलिए प्रेसिडेंट का ये जो निर्णय था वो निर्णय ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको स्वीकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो नहीं है। तो ये बात जब आर्टिकल 124 की या आर्टिकल 214 की जब हम बात करते हैं और बाय द वारंट अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस बाय द वारंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वारंट से मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर संज्ञान लेता है और वो पब्लिश करता है। उसमें 124 में हमने ये भी कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करेगा। तो बाद में मैंने कहा भी था कि ये कह दिया गया कि कंसल्टेशन मीन्स इफेक्टिव कंसल्टेशन। इफेक्टिव कंसल्टेशन का मतलब होता है चीफ जस्टिस ने जिस नाम को मना कर दिया वो नहीं हो सकता, इसलिए चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन एक इफेक्टिव कंसल्टेशन होनी चाहिए। अब ये हो गया कि साहब चीफ जस्टिस बायस हो जाए तो क्या होगा, तो फिर ये हुआ कि कॉलेजियम कंसल्टेशन, कॉलेजियम से कंसल्टेशन होगी। 5 सीनियर मोस्ट जजेस, सिर्फ चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के लिए बात हुई थी कि 5 सीनियर मोस्ट जजेस जिसमें कि चीफ जस्टिस खुद भी शामिल होगा और इनकमिंग चीफ जस्टिस शामिल होगा, मतलब जो अब चीफ जस्टिस नया बनेगा वो शामिल होगा, वो कॉलेजियम तय करेगी। फिर वही कॉलेजियम अपॉइंटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी हाई कोर्ट के, फिर वही कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ऐसे वो पावर बढ़ती चलेगी और बाद में ये कह दिया गया नाउ द प्रेसिडेंट इज बाइंडेड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेजियम। यहाँ से विवाद शुरू होता है। मतलब पहले धीरे धीरे वो शुरू हुआ कि भाई चीफ जस्टिस की जगह अकेला चीफ जस्टिस क्यों, चीफ जस्टिस के साथ 5 सीनियर मोस्ट जजेस डिसाइड कर लेंगे तो बात ठीक है कि सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर डिसाइड करेंगे भाई नाम ठीक है कि नहीं है। लेकिन बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पावर को ये कहते हुए या ये डायरेक्शन देते हुए कि भाई ये पावर तो अब यहाँ पर है, आप बाइंडेड हैं, आपको करना पड़ेगा। यहाँ से अति होनी शुरू हुई, पहले कोई विषय नहीं उठा। तो फिर एनजेएसी, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि 1989 में के बाद कोई सरकार देश में नहीं बैठी और 1989 के बाद ही हालात कॉलेजियम को लेकर ज़्यादा खराब हुए, क्योंकि सरकारें
15-15, 20-20, 24-24, 28-28 पायों पर बैठी हुई थी। उस समय जो पार्टियां थीं उनमें कन्फ्लिक्ट था, वो हम कह सकते हैं एक ट्रांजिशन पीरियड था। इस ट्रांजिशन पीरियड में कोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो कोर्ट की भूमिका के साथ साथ कोर्ट ने पावर भी गेन कर ली कि भाई हम ही डिसाइड करेंगे। बाद में 2014 में 1989 के बाद 2014 में एक फुल फ्लैश सरकार बैठी जो कि ओवरटर्न मेजोरिटी के साथ थी। ओवरटर्न मेजोरिटी से मतलब सिंपल मेजोरिटी से नहीं थी, वो 2/3 लगभग बहुमत के साथ आई थी। अब उस सरकार ने एनजेएसी कानून पास किया था। आते ही कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया था और एनजेएसी भी उन्होंने अपने मन से पास नहीं किया था। एनजेएसी भी पास करते समय जो 1982 की रिकमेंडेशन थी, 1982 में जजेस ट्रांसफ़र केस यानी कि एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उस केस में जो जस्टिस भागवती ने रिकमेंडेशन की थी कि ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए और अपॉइंटमेंट कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो वो अपॉइंटमेंट कमीशन की रिकमेंडेशन पर आगे मामला चलना चाहिए। और ये भी कहा था एग्जीक्यूटिव जो है वो कोर्ट इज़ नॉट एन एग्जीक्यूटिव, इसलिए कोर्ट उसका अपॉइंटमेंट कर नहीं सकती। और अगर सरकार रिकमेंड नहीं करती तो एक काम कर लेते हैं कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिठाया जाता है। उस रिकमेंडेशन को 2004 की सरकार ने स्वीकार किया और उसने पास कर दिया। केस कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसको ये कहते हुए उड़ा दिया कि भाई ये तो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पैरिटी मिलाकर रख दी अमेरिका से। अब यूएसए में तो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वो तो कई स्टेटों का कोलैबोरेशन है, इसलिए वहाँ पर इंटरप्रिटेशन स्टेट वर्सेस स्टेट हो या यूएसए वर्सेस कोई उनका स्टेट हो तो उनके बीच में झगड़े कौन सॉल्व करे। तो फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब था कि जो कानून बन गया है उसका इंटरप्रिटेशन यही करेंगे। लेकिन उनके साथ जजों की जो बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसको भी ये अधिकार नहीं होता कि वो किसी भी हालत में राज्यों के द्वारा बनाए हुए कानून को अवैधानिक घोषित कर दे। वो अवैधानिक घोषित इस आधार पर करता है कि जो उनके बीच का एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट कैसा है, वो एग्रीमेंट क्या कहता है, उसके आधार पर इंटरप्रिटेशन करते हैं। उनके अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट जुडिशरी के साथ साथ उनका अपॉइंटमेंट भी चीफ जस्टिस का जब होता है तो चीफ जस्टिस को उनके यहाँ हाउस में प्रेजेंट होना पड़ता है। हाउस मेंबर्स उससे प्रश्न करते हैं, उन प्रश्नों के उसको सही जवाब देने पड़ते हैं। हाउस जब अप्रूवल दे देते हैं तब चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है। यानी कि चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी ऐसा नहीं कि कोई भी कर देगा, सरकार कर देगी। सरकार भी नहीं करती, सरकार केवल नॉमिनेट करती है, यानी कि प्रेसिडेंट केवल नॉमिनेट करता है। नॉमिनेट करने के बाद उसको हाउस में ले जाया जाता है और हाउस में उस आने वाले चीफ जस्टिस से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के वो जवाब देता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कैसे देखना है। यानी कि ये देखने की कोशिश की जाती है कि उसको कानून के साथ साथ क्या यूएसए के बारे में जानकारी है, क्या वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में जानकारी है, क्या उसके बेसिक थ्योरी की जानकारी है, क्या पब्लिक पॉलिसी की जानकारी है, क्या ऑब्जेक्टिव की जानकारी है। अब अगर उनको ये सब चीज़ों की जानकारी होती है और जो तमाम तरह के सभासद या सांसद प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों के वो सही सही जवाब देते हैं तो फिर वहाँ से अप्रूवल आता है और वो अप्रूवल के बाद चीफ जस्टिस माना जाता है। ये भारत में प्रक्रिया भी यहाँ पर भी चलाई जा सकती है यहाँ पर, लेकिन ये सेम प्रक्रिया चलाई जाती है जिस समय हम महाभियोग लेकर आते हैं, यानी कि जजेस को हटाने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए नहीं। जबकि अपॉइंटमेंट के लिए ऐसी प्रक्रिया का होना आवश्यक माना जाना चाहिए ताकि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसके हाथ में की जा रही है, जो बैठने जा रहे हैं, उनको क्या भारत का कॉन्सेप्ट, भारत का विचारधारा, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति और भारत की जानकारी है, क्या भारत के इतिहास की जानकारी है। केवल कानूनी ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है या कैम्ब्रिज से पढ़ा है, बस कानून की जानकारी है, तो कानून की जानकारी सफिशिएंट हमारे नज़र में नहीं होती। क्योंकि हर एक कानूनविद वही अच्छा हो सकता है जो राष्ट्र सुरक्षा के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ और राष्ट्र के अंदर वो उन सबके बीच में सामंजस्य बिठाना जानता हो और उसका ऑब्जेक्ट भी वही हो कि भारत शांतिपूर्वक, भारत सुरक्षित हो, भारत अक्षुण्ण हो, भारत में भेदभाव खत्म हो और सरकारों का क्लेम ही, सरकारों का जो ऑब्जेक्ट है वही उसका भी ऑब्जेक्ट हो, तो फिर मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है, जब मैंने ये कहा था कि या किरण रिजिजू साहब के चिट्ठी का हवाला देते हुए कहा था कि भाई कोलेजियम में रिप्रेजेंटेटिव केंद्र का होना चाहिए, तो स्वाभाविक बात थी कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने उस पर क्रिटिसाइजेशन करना शुरू किया था।
अभी जब शाम को किरण रिजिजू साहब ने रात में ये सब कुछ देखा होगा या इनकी रिपोर्ट देखी होगी या जो भी उनके ओएसडी ने कलेक्ट करके उनको दिखाया होगा, तो फिर उसमें वो उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो लेटर क्लेम किया गया है कि सीजीआई को लिखा है, वो उसका जो इंटरप्रिटेशन लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए एमओपी, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या हो, ये बात 5 जजों की बेंच ने कही थी। जिस समय एनजेएसी को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए एनजेएसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सुप्रीमेसी ऑफ कोर्ट है। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा था सुप्रीमेसी ऑफ कोर्ट ऑन द बेसिस ऑन द लाइनअप ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट, वहां ले गए थे, जबकि उनके राष्ट्र के मिलने का कॉन्सेप्ट, उनके राष्ट्र के बनने का, उनके देश के बनने का कॉन्सेप्ट दूसरा था, हमारा कॉन्सेप्ट दूसरा है। लेकिन फिर भी उन्होंने, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर हम दोबारा बदला जा सकता है और सही किया जा सकता है, एंड सरकार हैज़ टू सजेस्ट। और साथ में ये भी कहा था कि सरकार उसमें सजेशन दे कि ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है, इसमें मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर कैसा हो या प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया जाए चुनते समय। तो सरकार के पास अगर कोई सजेशंस है तो सरकार दे, लेकिन निर्णय या उस पर फाइनल से तो वही करेंगे। ये बात एनजेएसी में के समय पर सरकार को डायरेक्शन देते हुए कह दी गई थी। अब जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, इस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में जो सर्च एंड इवेल्युएशन कमेटी बैठेगी, क्योंकि ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के लिए सर्च एंड इवेल्युएशन कमेटी हो अपॉइंटमेंट के लिए, ये कहा गया। सर्च एंड इवेल्युएशन कमेटी जो चीफ जस्टिस, ऐसा उनका कहना था कि चीफ जस्टिस का भी ऐसा मानना है, तो सर्च एंड इवेल्युएशन कमेटी जो है वो सर्च करेगी अच्छे लॉयर्स को, उनका इवेल्युएशन करेगी। उस इवेल्युएशन का कोई मापदंड होगा, सर्च करने का कोई मापदंड होगा। तो मालूम पड़ा कि उनके पास जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है या जो लोग वहाँ अप्लाई कर रहे हैं, सपोज किसी हाई कोर्ट में 7 जजेस के अपॉइंटमेंट का नंबर है, 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो अब उनके विषय में सर्च करना और सर्च करके उनका इवेल्युएशन करना कि कितने केसेस में वो प्रेजेंट हुए हैं, कितनी उनकी आमदनी है, कितना क्या क्या उनके जजमेंट हुए हैं और उनका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये सब कुछ। तो सर्च एंड इवेल्युएशन कमेटी एक बैठने के लिए बात कही गई थी। तो ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में कहा गया, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर मांगा गया, उसमें सर्च एंड इवेल्युएशन कमेटी की बात हुई। तो किरण रिजिजू साहब का कहना है कि हमने जो चीफ जस्टिस को कहा है वो एनजेएसी में मांगे गए सुझाव में सर्च एंड इवेल्युएशन कमेटी में केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव शामिल हो, इसके लिए कहा, ना कि हमने कोलेजियम में जजेस के साथ कोई आदमी बिठाने के लिए कहा। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। सर्च एंड इवेल्युएशन में गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा वो भी कुछ नाम देगा, वो भी सर्च एंड इवेल्युएशन का चूंकि पार्ट होगा, उसका पार्टिसिपेशन होगा। और इधर जो कोर्ट में इंडिपेंडेंटली चल रहा है, जिन लोगों ने आवेदन किया है उनके बारे में भी, तो सर्च एंड इवेल्युएशन में से जो नाम निकलेंगे वो चीफ जस्टिस के पास जाएंगे। वो चीफ जस्टिस अपनी कोलेजियम बिठाकर उसमें जो भी उनको कम ज़्यादा करना है वो करें, और फिर उस जो उन्होंने फाइनल की लिस्ट, वो लिस्ट सरकार के पास भेजे। सरकार के पास, मैंने फिर से कहा, सरकार का मतलब कुछ नहीं, सरकार का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उनकी चर्चा हो। और मुझे लगता है इसमें एक चीज़ और कर देनी चाहिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने या कोलेजियम के सामने जिन लोगों ने, जिनके सर्च एंड इवेल्युएशन कमेटी ने नाम फाइनल किए हैं, उनका इंटरव्यू सेशन होना चाहिए। तो जब कोलेजियम उनका इंटरव्यू ले लेगी और कोलेजियम को लगेगा कि ये क्वालिफाई हो गए, तो सेम लोगों को आप भेज दीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी उनका इवेल्युएशन करेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी उनसे प्रश्नोत्तर करेगी। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी लगेगा कि नहीं ये नाम ठीक है, और मुझे लगता है कि अगर और बड़ा करना हो तो सुप्रीम कोर्ट तो यूएसए की तरह कर देना चाहिए कि हमारी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में एटलीस्ट उपस्थित होइए, और राज्यसभा में उपस्थित होकर जो प्रश्न राज्यसभा के लोग करें, पहले से प्रश्न मांग लीजिए, उनको शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, जो प्रश्न किए जाएं उसमें आकर होने वाले जज अपने जवाब दें, और जवाब देकर सबकी वोटिंग करवा दीजिए, उसके बाद क्वालिफाई करवा दीजिए। नहीं अगर वो करवाना चाहते तो एटलीस्ट गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने प्रेजेंट करवा लीजिए। अब अगर कोलिजियम के सामने क्वालिफाई कर गए और फिर कंकरेंटली क्वालिफाई कर गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, तो फिर प्रेसिडेंट के पास नाम भेजा जाना चाहिए कि भाई अब इनको
कर दीजिए। तो सर्च एंड इवेल्युएशन कमेटी स्क्रीनिंग कर ले, यानी कि जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है उस टाइप की स्क्रीनिंग कर ले। उस स्क्रीनिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट उसका इवेल्युएशन कर ले, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेज में, और इसके बाद फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस पर राष्ट्र दुनियादारी जो उनको समझनी है वो समझ ले, और तब प्रेसिडेंट साइन कर ले। मुझे लगता है कि अगर ये प्रोसीजर करने के लिए कहा है किरण रिजिजू साहब ने, तो ये एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास है। अब इसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है नहीं, हमने तो ये कुछ मानना ही नहीं है, और हमने क्या मानना है, हमने वही मानना है जो हमने कहा है, तो मुझे लगता है कि फिर तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इस विषय पर फिर सभी को विचार करना पड़ेगा कि आखिर इसका सलूशन क्या हो सकता है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि हमने कॉलेजियम में बैठने के लिए नहीं कहा, सर्च एंड इवेल्युएशन कमेटी के लिए कहा, और सर्च एंड इवेल्युएशन कमेटी में गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन हो, ये अच्छा होगा, तो फिर ये कन्फ्लिक्ट सॉल्व होंगे। जय हिंद, जय भारत।